बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड में हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम ईरानी सदर के हवाले से बात कर लें, हमारे लिए बहुत ऑनरेबल गेस्ट हैं पाकिस्तान के। वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, लाहौर और कराची के दौरे भी उनके आज हुए हैं। मज़ार इकबाल पे भी गए, मज़ार कायद पे भी वो पहुँचे वहाँ पे। नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान को अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात मज़बूत बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ईरान जो है वो हमेशा से पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क रहा है। ऊँच नीच हालात में आती रहती है, लेकिन वो पाकिस्तान का एक ब्रदर मुल्क रहा है। तो अच्छी बात है कि ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत हो जाए। नाज़रीन, अगर सियासत के हवाले से हम देख लें तो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। उन्होंने कहा, जनाब तहरीक इंसाफ हमारे किसी लीडर से कोई मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। कुछ ऑन एंड ऑफ इस तरह की बातें थी कि हो सकता है कि बानी पीटीआई से कोई मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, कोई डील कोई की सूरत हाल है। कुछ बाद में फिर उसको डिनाई भी कर दिया जाता है, तरदीद भी आ जाती है। एक्चुअल में हो क्या रहा है? और ये जो फॉर्म 45 के इश्यूज़ हैं सिग्नेचर्स के हवाले से, PP 149 लाहौर से, वहाँ पे नाज़रीन जो हमारे पास रिज़ल्ट्स पहुँचे हैं, गैर सरकारी गैर हतमी IPP के उम्मीदवार और मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता जो हैं मोहम्मद शोएब सदीकी जो है वो विन किए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार ज़ीशान रशीद साहब थे। वहाँ पे ज़ीशान रशीद साहब के हवाले से अगर हम देख लें तो वहाँ पे वो उनकी हमने वीडियोज़ भी देखी। वहाँ पे उस हलके में शोर भी रहा कि यहाँ पे धांधली हुई है, फॉर्म 45 पे पहले ही सिग्नेचर करवा लिए गए। ये मामला एक्चुअल में था क्या है, इसको मज़ीद डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। हाफिज़ ज़ीशान साहब से ही हमने रब्ता किया है, उन्हीं से जानते हैं। हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि एग्जैक्टली आप लोगों को कब पता चला कि फॉर्म 45 पे सिग्नेचर्स हो चुके हैं? कल हम रूटीन के विजिट पे थे और मैंने एक पोलिंग स्टेशन को इन मैरी का जब मैंने विजिट किया तो पोलिंग एजेंट जो हमारी थी वहां पे खातून, उन्होंने कहा कि इन्होंने फॉर्म 45 पे बाकी मेरे एजेंट्स जो बैठे हैं उनसे दस्तखत करवा लिए हैं। अच्छा। तो मैंने कहा आपने किया? उन्होंने कहा जी हमने नहीं किए, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं। मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछा भाई किस कानून के तहत तुमने ये किया? उन्होंने मुझे कहा जी मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा ये संगीन जुर्म है। आइन का वो जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट 19 का सब सेक्शन 12 कहता है कि जब गिनती का अमल मुकम्मल हो जाए सारे एजेंट्स की मौजूदगी में, तो अदाद-ओ-शुमार जमा तफरीक होने के बाद फाइनल जब बनता है तो उसके ऊपर साइन किए जाते हैं। तुमने इलेक्शन को चुराया है, यहाँ पे तुम किसके कहने पे हो? ठीक। तो वो बुखलाहट का शिकार था। इसी दौरान मीडिया की वहां पे मौजूदगी थी। मीडिया ने देखा तो जब हमने उसे फॉर्म 45 जो उसने साइन दस्तखत करवाए थे वो मांगे, वो दिखाने को कहा, तो उन्होंने कहा जी मैंने उसको जाया कर दिया और मैंने बास्केट कर दिया है। अच्छा। मैंने कहा चले बास्केट जहाँ पे किया वो जगह दिखाए हमें। तो वो हमें बाहर ले गए और थोड़ी बुखलाहट थी और वो कहीं पे भी ऐसा मामला नहीं था। फिर कहते हैं जी अंदर पड़े हैं, अंदर आके कहते हैं जी बाहर पड़े हैं। इसी तरह घुमाते रहे। मैंने पुलिस को कॉल की कि ये पुलिस की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा था। हाफिज साहब, पुलिस की निगरानी में ये सारा कुछ हो रहा था और आपने पुलिस को कॉल की, पुलिस इसके अगेंस्ट फिर पहुंची? देखिए मैंने तो फर्स्ट एड के लिए किसी को बुलाना था ना, वो तो मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि ये सब एक है। ठीक है। मैं हवाई जहाज क्रैश कर जाता है, मोटरसाइकिल दौराने चलते हुए एक्सीडेंट का बाइस बन जाती है, मौत का बाइस बन, लेकिन हम छोड़ते नहीं है हवाई सफर को। बाइक पर, गाड़ी पे हमने अपनी मंजिल पे पहुंचना है। तो मैंने तो वही किया ना जो मुझे बेहतर लगा। ठीक है। उसके बाद फॉर्म 45 जब उन्होंने हमें दिखाए तो मैं हैरत में पड़ गया कि वहां पे 10 जो फॉर्म 45 थे उसके ऊपर दस्तखत मौजूद थे, मुकम्मल थे वो। यानी 11 बजे का ये वक्त था। 11 बजे का वक्त है, सुबह 11 बजे का वक्त है। ठीक है। मीडिया मौजूद है, पुलिस साथ मिली हुई है। मैंने आरओ को फोन किया, उन्होंने कहा कि जी हम आपकी शिकायत का अजाला करते हैं, आप आरओ ऑफिस पहुंचे। मैंने कहा मैं आरओ ऑफिस नहीं पहुंचूंगा, मेरा इलेक्शन जो हल्का PP 149 के अमाम वोट दे रहे हैं वो चोरी हो रहा है, सबसे पहले आप इसको बदले, फौरी तौर पे आप इसको बदले, मैं फिर निकलूंगा। उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई स्टाफ ने। और जब मैं वहां पे एप्लीकेशन लेके पहुंचा
तो मेरे लिए और जो आरओ ऑफिस था उसके दरवाजे बंद कर दिए गए थे, भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई, बख्तरबंद गाड़ियां आ गई, वहां पे प्रिजन वैन आ गई, लाठी चार्ज करने के लिए पुलिस इकट्ठी हो गई, शेलिंग इकट्ठी हो गई। मुझे यूं लगा कि जैसे मैं किसी मकबूजा आबादी का उम्मीदवार हूं। हाफिज साहब, आरओ ऑफिस से आपको बुलाया गया कि आप अपनी शिकायत लेके हमारे पास पहुंचे, और आप जब वहां पहुंचे तो आगे से रेजिस्टेंस आपको मिली और वहां पे सारे दरवाजे बंद थे। आरओ साहब वहां पे थे या नहीं थे? इतनी रेजिस्टेंस कि मुझे बदगुमानी, मैं आपको बताऊं कि मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैं किसी मकबूजा आबादी का इलेक्शन लड़ रहा हूं। अच्छा। पुलिस ने मुझे जाने से रोका, इवन के जो मेरे लोग थे, बुकला की तादाद मेरे साथ थी, पार्टी के लोग मेरे साथ थे, मेरे 2 बुकला को हिरासत में ले लिया गया, शोर मचाया, एहतजाज किया, कारकुन इकट्ठे हुए, तो इन्होंने मेरी दरखास्त ले ली डायरी नंबर लगा के। लेकिन जब हम वापस आरओ साहब से मुलाकात हो गई थी आपकी? आरओ तो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं छुप के, पता नहीं वो किस एजेंडे पर थे, किस मिशन पे थे, वो तो मिलना पसंद नहीं करते। मैं कैंडिडेट था। ये अच्छा। आइन के जो इलेक्शन है, इलेक्शन एक्ट की खुला कल उन्होंने खिलाफ वर्जी की आरओ ने। मुझे बेहद अफसोस है जब पाकिस्तान के इतने आला दर्जे पर फाइज आरओ जो नौजवान है, जो नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने इस अमल में हमें फैसिलिटेट नहीं किया। अच्छा हाफिज साहब, आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे का वक्त था जब आपके पोलिंग एजेंट्स ने वहां पे सिग्नेचर्स नहीं किए थे, तो उस हल्के में बाकी जितने कंटेस्टेंट थे, उनके जितने पोलिंग एजेंट्स थे, उन सब के सिग्नेचर उस पर मौजूद थे? ठीक है। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। मैंने एप्लीकेशन, मेरे वुकला ने जोर लगाया, मुझे इन्होंने बाहर निकाल दिया, मेरे वुकला ने वहां पे एप्लीकेशन दी, और जब हम वहां पे वापस पहुंचे तो वही बंदा पोलिंग करवा रहा था। अब चूंकि ये सारे मीडिया पे चल चुका था, मुझे अब मुख्तलिफ लोगों से शिकायत आना शुरू होगी, जी फला पोलिंग स्टेशन, इकबाल हाई स्कूल, गड़ी शो में भी यही हो रहा है। वहां पे एक खातून ने 12 फॉर्म 45 सिग्नेचर करवाए हुए थे। इन सब की रिकॉर्डिंग्स है, इन सब के एविडेंस है। उसके बाद गुजरपुरा में 25 फॉर्म 45 पहले से फिलशुदा थे। ये सब शिकायत आरओ को बताएंगे। तो हाफिज साहब, टोटल आपके कितने हल्के हैं जहां पे फॉर्म 45 पहले से जो आप तक रिपोर्ट हुई है, जो मीडिया के सामने आए हैं, कितने हैं वो? 18 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे। अच्छा। जहां पे ये अमल चल रहा था। अब आगे सुने, जुल्म की दास्तान अभी बाकी है। देखें, इलेक्शन को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की, आरओ की जिम्मेदारी है। अगर शिकायत के बावजूद वो इसका अजाला नहीं करते, तो इसका मतलब वाजिया ये है कि ये उनकी छाया छतरी के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। मैं बहुत वाजिया हूं। उसके बाद इलेक्शन रूल्स कहते हैं कि जब फॉर्म 45 का अमल मुकम्मल होता है, फॉर्म 47 की तश्कील होती है, तो उम्मीदवार के एजेंट बैठे होते हैं। जी बिल्कुल, उनके सामने काउंटिंग होती है, फिर उनको बताया जाता है कि जी ये प्रोसेस हुआ है, ये देख लीजिए। अच्छा हाफिज साहब, मुझे ये बताइएगा, रऊफ फजल, सुनी नहीं है मेरी बात? जी मेरी बात तो आपने सुनी नहीं। जी कंप्लीट कीजिए। मेरे एजेंट वहां पे, जिनको ऑलरेडी जिनके इलेक्शन कमीशन ने वो जारी किए हुए थे, नोटिफाई किया हुआ था जी मेरी एप्लीकेशन के बाद, जब वो लोग फवाद रसूल बुल्लट और इरफान इल्वी जो मेरे वकील भी थे, मेरे ये एजेंट भी थे, जब वो अंदर गए तो उन्हें हब्से बेजा में रख दिया गया, एक बंद कमरे में उन्हें 3 घंटे तक बंद रखा। और ये किसकी तरफ से किया गया? हब्से बेजा में बंद रखा, आरओ ऑफिस के अंदर, यूईटी के अंदर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। ये किसने किया? वहां पे मौजूद सिविल कपड़ों वालों ने या पुलिस ने? किसने किया एग्जैक्टली ये? पुलिस ने। अच्छा, पुलिस ने किया। 2 घंटे 2.5 घंटे तक जब मेरी कोई खबर नहीं आई, तो मैं अपनी टीम के साथ जब वहां पहुंचा तो उनका कोई अता पता नहीं था। जब मैंने कहा कि मेरे एजेंट किधर है, तो कोई बताने वाला नहीं था। फिर बतौर उम्मीदवार मैंने कहा जी मुझे गिनती के अमल में शामिल किया जाए, जबकि शुएब सिद्दीकी, इस्तेकाम पाकिस्तान वाले, वो अंदर बैठे हुए थे, उनके लोग अंदर बैठे हुए थे। मुझे ये बताएं, ये एकतरफा इलेक्शन था, इनको जितवाया गया। दूसरी बात यह है कि अगर आपने इसी तरह कौम का पैसा बर्बाद करना है, ढोंग रचाना है, जब आपने जमहूरियत को खत्म कर दिया अमलन, तो फिर आप ये इलेक्शन लड़के, इलेक्शन करवा के
कौम का पैसा जाया ना करें, आप नामजद कर दिया करें इलेक्शन के बगैर कि ये एमएनए है, ये एमपीए है, ये वजीर आला है, ये वजीर आजम है। ठीक है हाफिज साहब, एक छोटा सा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है हाफिज साहब, आपका पॉइंट इस पे हमें आ गया। मुझे ये भी बताइएगा कि एक दिन पहले इलेक्शन से रऊफ हसन साहब ने ये कहा था कि फॉर्म 45 पहले सिग्नेचर करवा लिए गए हैं, ये एग्जैक्टली इत्तला एक दिन पहले आप तक कैसे पहुंची थी? मुझे कोई ऐसी इत्तला नहीं थी। मैंने आपसे अर्ज की कि जब मैं रूटीन के पोलिंग स्टेशन का विजिट किया, उस दौरान विजिट के दौरान मुझे पता चला। आपकी पार्टी के पास ये इत्तला थी? मेरी पार्टी के पास अगर इत्तला थी तो मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने तो मौके पे रंगे हाथों मैंने पकड़ा। अच्छा, उन्होंने एक दिन पहले उन्होंने कहा, रऊफ हसन साहब ने उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 जो है वो सिग्नेचर करवा लिए गए हैं, हमें ये इत्तलात मौसूल हुई हैं, और एग्जैक्टली वही हमने पोलिंग डे पे देखा। मैं चूंकि इलेक्शन कैंपेन पे था, मैं अपना इलेक्शन लड़ा था, मैं मतलब बहुत ज्यादा राब्ते में नहीं था इस हवाले से, सिर्फ हल्का और हल्के के मामला थे, मुझे नहीं पता था। बाद में उनको कोई रिपोर्टिंग हुई हो तो वो बिल्कुल एक मेरे बहुत सीनियर है, वो बिल्कुल बहुत जिम्मेदार है, वो बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहे होंगे, ऐसा ही होगा फिर। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, PP 149 लाहौर 23.58% टर्न आउट रहा। मतलब अगर हम जनरल इलेक्शन के साथ इसको कंपेयर करें तो जनरल इलेक्शन में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, जिस तरह से आप लोगों ने कैंपेन पे नहीं आप लोगों को करने दी गई, जिस तरह से सिंबल भी ले लिया गया, जिस तरह से टफ टाइम था आप लोगों के लिए, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ये सारी हम सबके सामने था, तो उस वक्त एक्सपेक्ट किया जा रहा था हो सकता है खौफजदा हो के तहरीक इंसाफ का वोटर ना निकले, लेकिन उस वक्त खामोश या सिंपथी वोट या जो भी कह लीजिए आपको पड़ा, तहरीक इंसाफ को पड़ा उस वक्त। बाद में रिजल्ट जो भी हुए उसको छोड़ दीजिए, वोटर बाहर निकला। अब की दफा 23.58, ये बहुत कम है टर्न आउट, क्या वजह हुई? मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये जितना कल वोट कास्ट हुआ ये तहरीक इंसाफ को हुआ है, इन्हें तो चंद 100 वोट भी नहीं कास्ट हुए। अच्छा, ये तो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इन्होंने अवाम की जिंदगी जीरन कर दी है, इन्हें कहां से पड़ गया इतना वोट? अच्छा, जब महंगाई उरूज पे है, जब ये 47 पर तश्कील पाई गई हुकूमत है, जब आवाम की ताईद इन्हें हासिल नहीं है, जब महंगाई अपने उरूज पे है, पेट्रोल की कीमतें देखें, बिजली के बिलों की कीमतें देखें, सुई गैस के नर्ख देखें, लोड शेडिंग शुरू है, तो यार इनको कोई वोट डालेगा? यानी कि हाफिज साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका वोटर बाहर निकला था और रिजल्ट जो है उसके तब्दील हो गए? ये रिजल्ट तब्दील नहीं, रिजल्ट बिल्कुल बदल दिए। जो हमारा रिजल्ट था वो इनके जिम्मे लग गया, जो इनका था वो हमारे। मैं आपको बताता हूँ, ये सब चीजें होती रहेंगी। ये महज एक सीट का मामला नहीं था, ये हाफिज ईशान की सीट का एक मामला नहीं था, ये सूबाई हल्के का एक मामला नहीं था। जब मैं वोटर्स के पास जाता था तो वोटर मायूस था, वो ये कहता था कि हम तहरीक इंसाफ के हैं, हम इमरान खान के हैं, हम इमरान खान को पहले भी वोट दे चुके हैं, हम इमरान खान को अब भी वोट देंगे, लेकिन हम देंगे आपको, निकलेगा उधर से। इस कदर मायूस कुन थी सूरत हाल कि दिल रोता था कि ये इस मुल्क को कहां पे ले गए हैं। जब अवाम मायूस हो जाएंगे, अवाम मायूसी का शिकार हो जाएंगे, तो फिर मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। मुल्क में ऐसी कभी मैंने सूरत हाल नहीं देखी जो इन्होंने इस मुल्क का न सिर्फ हाल किया, एक तरफ अवाम की मुआशी बदहाली कर दी है, दूसरा उनका एतमाद खो चुका है, यकीनी लोगों के अंदर पाई जाती है, लोगों को अपने वोट देने के बाद भी खदशात रहते हैं। हाफिज साहब, ये जो बात अभी आपने की है, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करूंगी, ये जो अभी बात की है आपने कि वोटर कह रहा है कि देते हम वोट आपको हैं, निकलता दूसरी जानिब से, यानी कि अगर हम इसको इस सेंस में देख लें कि इंटेंट टू वोट और मोटिवेशन टू वोट, ये वोटर में कम हो गया, वोटर डिसअपॉइंट हो गया आपका, इसका मतलब? नो, मैंने आपसे ये अर्ज की कि ये जितना वोट पड़ा है ये तहरीक इंसाफ को पड़ा है। रिजल्ट्स में कहां पे तब्दीली की गई? मैंने आपको कहा कि 18 पोलिंग स्टेशन, तो मेरे पास वक्त जितना था, मैं सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक 18 पोलिंग स्टेशन देखता रहा। अगर मेरे पास वक्त होता, मेरी टीमें मजीद काम कर रही होती और जो कर भी रहे थे तो ये यकीनन बढ़ भी सकते थे। हमें उसके बाद बहुत सारी ऐसी शवाहद मिले, उसके एविडेंस मिले कि इन्होंने हर मुख्तलिफ जगहों पे नहीं, इन्होंने ओवरऑल इंस्ट्रक्शंस ये दी हुई थी कि फॉर्म 45 पहले तैयार कर लें ताकि इनको, और उसके मुताबिक अब आरओ ने हमें क्यों नहीं वोटर गिनती के अमल में शामिल किया? क्योंकि जो इलेक्शन के नताइज ये दे चुके थे, अब उसके मुताबिक सारे
फॉर्म 45 भी बन रहे थे। यानी कि हाफिज साहब आपके सामने, आपके पोलिंग एजेंट्स के सामने ठप्पे लग रहे थे, आर ऑफिस के अंदर ठप्पे लग रहे थे, इसलिए शेख सदीकी की टीम वहां पे बैठी हुई थी, इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लोग बैठे हुए थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन की गिनती के अमल से दूर रखा गया, सारे मीडिया ने दिखाया, मीडिया मौजूद था, मुबस्सिरीन मौजूद थे, हल्के के अवाम मौजूद थे, लेकिन वहां पे 3-4 हजार पुलिस एहलकार तैनात करके न सिर्फ हमारे बंदे गिरफ्तार किए जा रहे थे, शेलिंग के लिए लोग तैयार थे, प्रिजन वैन तैयार थी, खौफजदा किया जा रहा था। हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, हम इस इलेक्शन को इसलिए नहीं मानते क्योंकि आरओ ने सारा इलेक्शन उनकी झोली में डाल दिया। ये मुल्क से गद्दारी है, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है तो फिर उसकी पाबंदी करनी पड़ेगी, कोई बालातर नहीं है यहाँ पे, कानून से बालातर कोई नहीं है। ठीक है, तो इस सारी सूरत के खिलाफ हम अदालतों तक जाएंगे। एग्जैक्टली यही हाफिज साहब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, क्या लीगल प्रैक्टिस में आप लोग जा रहे हैं इस सब के खिलाफ? एविडेंस आपके पास अगर मौजूद है? मैं इलेक्शन कमीशन का फॉर्म इस्तेमाल किया है, हम अदालत भी जा रहे हैं इंशाल्लाह। आप इस बात की मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, इस हल्के में दोबारा इलेक्शन होगा, क्योंकि इतने वाज़ेह सबूत हैं जो सारे मीडिया ने दिखाए हैं, जो हमारे पास है। ये जालसाजी अवाम के साथ धोखा जो है वो अवाम ने मुसरत कर दिया, पूरी तरह मुसरत कर दी है। ये तो महंगाई के मौजूद है, इन्होंने तो महंगाई बढ़ाई है, इन्होंने तो पेट्रोल बढ़ाया है, इन्होंने तो आम आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी है। लोग इनको पसंद नहीं करते, लोग इनको वोट नहीं देते। ये 48,000 वोट क्या 4800 वोट नहीं दे सकते। हाफिज साहब, ये री इलेक्शन की आप बात करें इस हल्के में, आपके पहले भी बहुत ज़्यादा 8 फरवरी के इश्यूज जो थे इसी तरह के हल्कों के कि यहाँ पे रेगिंग हुई है, ट्रिब्यूनल्स में मौजूद हैं, उनके अभी तक कोई डिसीजन नहीं आए, उनका अभी तक नहीं कंफर्म कि रीपोलिंग होती है नहीं होती है, आपके हक में फैसले आते हैं नहीं आते। इस पे आप इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि रीपोलिंग होगी? वो इसलिए कि अगर ये इसके बावजूद भी, इतने एविडेंस के बावजूद भी ये यही नहीं करवाते तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर हल्के के अवाम जाने, ये इनके नुमाइंदे जाने, जो फिर मुल्क में आप सूरत हाल देख रहे हैं, इसमें गैर यकीनी पड़ेगी। इस गैर यकीनी के बाद अवाम मायूस होंगे तो मुल्क की ये तरक्की नहीं है ना ये मुल्क की खैर ख्वाही है। ठीक, बहुत शुक्रिया हाफिज ज़ीशान रशीद साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से। PP 149 में आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वहाँ पे जो मामलात हुए, जो सूरत हाल थी नाज़रीन, वो हमारे सामने आई। कुछ आदाद शुमार नाज़रीन मेरे सामने हैं, वो मैं आपके साथ शेयर किए देती हूँ। कुछ टर्न आउट मुख्तलिफ हल्कों के डिटेल निकाली है। PP 147 लाहौर के हवाले से अगर बात कर लें तो उसका टर्न आउट रहा है 13.97%, यानी कि सिर्फ 13.97, और ये शहरी हल्के की हालत थी। आगे बढ़ते हैं। PP 149 जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, 23.58% यहाँ का टर्न आउट रहा है। PP 158 39.96% यहाँ का टर्न आउट रहा है। PP 164 अगेन लाहौर 41.6% यहाँ का टर्न आउट रहा। PP 266 45.78% यहाँ का टर्न आउट था। नाज़रीन, शायद पंजाब के तमाम हल्कों में जो बड़ी परसेंटेज हम देख रहे हैं टर्न आउट के हवाले से, वो रहीम यार खान में ही रिपोर्ट हुई है। आगे बढ़ते हैं। फिर PP 290 डेरा गाजी खान 46.18%। फिर जाएं चकवाल में तो PP 22 42.84%। गुजरात में PP 32 44.45% यहाँ का टर्न आउट रहा। और PP 36 वजीराबाद 44.38% यहाँ का टर्न आउट रहा। PP 54 नारोवाल 46.37% यहाँ का टर्न आउट रहा। और भक्कर के अंदर सरप्राइजिंगली नाज़रीन सबसे ज़्यादा टर्न आउट रहा और वो था 64% टर्न आउट भक्कर के अंदर रहा। उसके बाद अगर PP 139 शेखुपुरा के हवाले से देख लें तो 43.9% जो वहाँ का टर्न आउट रहा। जो हमें एक चीज़ ओवरऑल नज़र आई है, जो नज़र ये आता है कि 8-9% अगर टर्न आउट में डिक्लाइन आया है। इस पे मज़ीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सूफिया बेदार साहिबा, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सूफिया साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सूफिया साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। सूफिया साहिबा, टर्न आउट अभी मैं ओवरऑल बता रही थी, कुछ हल्के हैं सरप्राइजिंगली, जैसे अभी मैंने कहा कि रहीम यार खान और उस तरफ के जो इलाके हैं वहाँ पे टर्न आउट बहुत बेहतर रहा। लेकिन अगर हम लाहौर के शहरी हलकों की बात करें तो यहाँ पे टर्न आउट बहुत कम था, बहुत डिक्लाइन हमने देखी है यहाँ पे। आपको क्या लगता है वोटर तरीके इंसाफ की जो 8 फरवरी के बाद की सियासत है
उससे थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ है, या नॉर्मली ज़िमनी इंतखाबात में, बाय इलेक्शंस में ऐसा ही होता है, टर्न आउट कम रहता है? क्या आपको क्या वजह लगी इसकी? हाँ जी, एक तो सबसे पहली वजह तो आपने खुद ही बयान कर दी। ठीक है। टर्न आउट में कमी का सबसे बड़ा बायस बाई इलेक्शन होता है। ठीक है। क्योंकि जनरल इलेक्शन में जैसे तैसे जो भी रिजल्ट्स हैं वो मुरतब कर लिए जाते हैं या हो जाते हैं, तो उसके बाद जो एक अमूमी गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है, तो उसके तनाज़ुर में फिर लोगों की समझ में यही आता है कि पहले जो कुछ हुआ है वही अब होना है, या हमारे वोट की कितनी इज्जत है या कितनी काउंटिंग है, वो भी यानी कि नॉर्मली ये जो एक परसेप्शन है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसी के हक में फैसला जाता है ज़िमनी इंतखाब का भी हवा होती है ना वही। ठीक है। जो वोटर के लिए ये फजा का जो एक तरफ को होना होता है ना, ये तो जनरल इलेक्शन में भी मौजूद होता है। ठीक है। कि जिसका पता चल जाता है कि इसने जीतना ही है, तो उसको वो हराने की कोशिश नहीं की जाती। अब जो टर्न आउट कम होता है तो सारी एक्साइटमेंट जो लोगों की है वो जनरल इलेक्शन में खत्म हो चुकी हुई है, और इसके नतीजे में जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी आए हैं। ठीक है। तो अभी लोगों का यही रवैया होना था जो हुआ है। और लाहौर में देखिए इतनी बाशऊर अवाम है और इतनी मजबूत किस्म की यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट बैठ गई है, और सिटिंग गवर्नमेंट के होते हुए लोगों को नहीं लगता कि वो कोई तब्दीली ला सकते हैं। यानी कि सूफिया साहब, अगर हम इसको इस एंगल में देख लें कि जो तहरीके इंसाफ की एक वेव थी पॉपुलैरिटी की, जो 8 फरवरी में हुआ, 8 को तो खैर नहीं हम कह सकते, 8 को तो वोट पड़ा था, जो कुछ 8 और 9 की दरमियानी रात को हुआ, जिस तरह से रिजल्ट रुक गए और जो 9 को रिजल्ट हमारे सामने आए हैं, उससे जो तहरीके इंसाफ की एक वेव है पॉपुलैरिटी की, इसके दो एंगल है, या तो उसमें कमी वाक़या हुई है या फिर उसका वोटर जो है वो डिसअपॉइंट हो गया। आपके नजदीक एक्चुअल में क्या हुआ है? पहली वजह जो आपने बयान की है ना कि ये बाई इलेक्शन में ऐसे होता है क्योंकि गवर्नमेंट्स बन गई होती हैं, उसके बाद वो जाहिर है कि नफ्सियाती तौर पर किसी तरफ का भी वोटर जो है वो इतना ज्यादा विलिंग नहीं होता। दूसरी वजह बखूबी ये है कि आप 8 फरवरी की बात करते हैं तो 9 मई को भी मद्देनजर रखना पड़ता है। अच्छा। तो वोटर जो है वो फिर न सिर्फ 8 फरवरी के वाकयात को देख रहा है, वो 9 मई के वाकयात भी उसके जहन में हैं। लेकिन वोटर ने तो 9 मई के वाकयात होंगे सोफिया साहिबा जहन में, लेकिन हमारे सामने जो मोस्ट रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं अभी 2 महीने पहले की बात है, उसमें तो आप वोटर का टर्न आउट भी बहुत बेहतरीन था और उसमें तहरीके इंसाफ को वोट भी बहुत ज्यादा पड़ा। जी हाँ, नहीं तहरीके इंसाफ को पड़ा या उसमें आजाद भी बहुत सारे थे जिसको तहरीके इंसाफ पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा सीटें निकाल सके, 90 प्लस उन्होंने सीटें निकाली हैं दूसरी जमातों की निस्बत, तो उन्होंने सीटें ज्यादा निकाली हैं। फिर आप देखें उन्हें गवर्नमेंट बनाने की जब ऑफर की गई थी तो उन्होंने क्यों नहीं की, क्यों नहीं गवर्नमेंट ली? जब पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले उन्हें ऑफर दी है, ठीक है, तो उन्हें ओरिजिनल सीटों का अंदाजा होगा ना कि कितनी निकलेंगी। ठीक है, जब हम हुकूमत बनाने के लिए आएंगे, ठीक है, तो तब कितनी सीटें सामने आएंगी। तो आपके मुताबिक ये गलती थी तहरीके इंसाफ की? आपके मुताबिक ये उनकी गलती थी, उनको हुकूमत बना लेनी चाहिए थी, लेकिन उनके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं थी। गलती नहीं थी, ठीक है, अगर वो इतने कॉन्फिडेंट होते तो वो बना लेते, लेकिन सोफिया साहिबा उनको किसी ने सारे जो आजाद मेंबरान थे उन्होंने उसको अपने खाते में डाला है, सारे के सारे नहीं, सारे के सारे नहीं सोफिया साहिबा, सारे ये मिक्स हो रही हैं दो चीजें। सारे के सारे आजाद उनके खाते में नहीं गए, तहरीके इंसाफ बैक्ड कैंडिडेट जो थे वो 90 प्लस सीटें लेके गए थे, बाकी जो आजाद थे वो इंडिपेंडेंटली अलहदा से उनके रिजल्ट अनाउंस हुए थे। मसला ये था कि क्योंकि इन इलेक्शंस में 8 तारीख में 8 तारीख में बेसिकली कोई भी सियासी जमात इतनी सीटें नहीं ले सकी थी कि वो सिंपल मेजोरिटी में जाके अकेली वो जो थी वो हुकूमत बना सकती। तो तहरीके इंसाफ को जुड़ना तो पड़ना था किसी ना किसी सियासी जमात के साथ। जाहिर है यहाँ तो यही तमाशा लगा रहेगा ना, यहाँ तो हमेशा से यही होता है कि कोई इतनी बड़ी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं, उसके लिए जगह ही नहीं पैदा की जाती कि ताकि वो खुद मुख्तार फैसले कर सके। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी नजर बहुत सारे लोग हो गए हैं और ये सारी पार्टियों के साथ हुआ है, ये किसी एक पार्टी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अभी तो तहरीके इंसाफ जो है उनकी मुकाबले में पीपीपी और पीएमएलएन के मुकाबले में बहुत नहीं है,
उनके साथ अगर इतनी सीटें भी निकल आई तो एक सीट से तरक्की करते हुए वो यहाँ तक आ गए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अच्छा। अगर वो ये समझते हैं कि वो इतनी बड़ी एक्सपीरियंस लेंगे और अकेले हुकूमत बनाएंगे, तो ये साफ पीएमएलएन का भी है। और जैसे कि नवाज शरीफ बैठ गए हैं कि उन्होंने सादा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उन्होंने भी वज़ीर आज़म बनने का इरादा तक कर दिया। लेकिन तो सोफिया जो साहबा, ये नवाज शरीफ साहब ने वो ईद पे है। जो सहाफियों से कुछ बात की थी, उसमें नवाज शरीफ साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनको पहले से आइडिया हो गया था वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं। इसको किस जी। एंगल में लेंगी आप? देखिए, उन्हें ये तो पता था कि वोट बैंक उन्हीं का है। वोट बैंक उन्हीं का है ना, लेकिन वोट बैंक जितने उन्हीं भी का है। वोट थे ना, जितना जी, भी जी। वोट बैंक था, बैंक ठीक में है। जितना भी एहसासा होता है वो खातादार के नाम ही होता है ना। ठीक है। वो तो हमें पता था उन्हीं का है। लेकिन अब वो ये बात उन्होंने पहले ही कह दी थी कि अगर मुझे सादा एक्सपीरियंस नहीं मिलनी और मुझे खुद मुख्तार फैसले करने की हैसियत से वज़ीर आज़म नहीं बनता, तो फिर शहबाज साहब आएंगे अगर कोलिशन में गवर्नमेंट बनेगी। यानी कि सोफिया साहब, अगर सिंपल वर्ड से हम कहें कि जो बैंक में जितना खाता है, जैसे आपने कहा, आप ही की बात को आगे बढ़ाती हूँ, वो सारा बड़े मियाँ साहब का है, और जो जितने उनके नाम पे बिल्कुल। चेक्स लिए फिरते हैं वो उन चेक्स को कैश नहीं करवा सकते। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जैसे बेनजीर पे वोट पड़ता है अभी भी, ठीक है। और इधर जो जितना वोट है वो मियां नवाज शरीफ जी का तो फिर है। मियाँ साहब हमें नजर क्यों नहीं आए? मियाँ साहब की तो खुद की जो सीट थी वो मानसहरा की, वो भी खतरे में थी, वहां से वो हार गए। लाहौर की सीट पहले मखदूश हुई है यास्मीन राशिद की, जो उन्होंने उनके वर्सेस खड़ी थी कि उनको वोट डलवाए गए हैं, उनको हरवाया गया। तो फिर मियाँ साहब का अपना वोट क्यों नहीं उनको पड़ा? वो तो देखिए ना, एक पूरी की पूरी लाट उनकी जो है वो इलेक्शन हारी है, और वो सारे के सारे बुर्ज उल्टे हैं और सारे बाहर बिल्कुल, के हैं। एग्जैक्टली। क्या आपने सुने थे इतने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आए हैं? जहाँ तक मियां नवाज शरीफ का है, उनके हवाले से आज भी मेरा कॉलम छपा है कि उनकी शख्सियत का जो तजज़ियाती खाका मैंने लिखा है कि लोग ये समझते हैं कि वो कोई बड़ी मजलूमियत या बड़ा छोटा ज़र्फ है कि वो बड़ा माइंड करके बैठे हैं। वो अभी भी चाहते तो वज़ीर आज़म बन सकते थे, वो अपनी पार्टी के सरबराह है, लेकिन इन हालात के अंदर उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया वज़ीर आज़म। लेकिन सूफिया साहब, आपकी इस बात से मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। जो उन्होंने सहाफियों से ईद पे बात की, उन्होंने खुद कहा कि उनको पहले से मालूम हो गया था कि वो चौथी दफा के वज़ीर आज़म नहीं है, तो वो किस तरह से बन सकते थे? नहीं, पहले से कब से, कितने पहले से? अब ये तो उन्हीं को बताओ कि कितना पहले से उनको मालूम था। इसमें मुद्दत का तयन नहीं है। और उसमें हम देख रहे, जाहिर सी बात है, पोलिंग डे से एग्जैक्टली पहले ही पता होगा ना। अब बाद में तो उनको नहीं पता होगा। पोलिंग जितना भी पहले है, पोलिंग डे से पहले का ही पता है जी। 30 ईयर्स रहने के बाद इतना तो वोटर आज का पाकिस्तान का कर रहा, तो और पोलिंग डे वाले दिन भी वो यही स्टेटमेंट दे रहे थे कि मुझे सिंपल मेजोरिटी के साथ जितवाया जाए। इवन 2 दिन पहले अखबारात में मुझ समेत आपने भी शायद देखे होंगे, वजीर आजम नवाज शरीफ बना दिया गया था। हाँ बिल्कुल, उनके नाम के वो इश्तेहारात लग गए थे कि वो लीड लगती थी जी अखबारात की, और इश्तेहारात लग गए थे वजीर आजम नवाज शरीफ। हाँ जी। अब ये देखिए कि आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि पाकिस्तानी सियासत जो है तय जाता है। इसमें महज जो स्क्रीन के ऊपर नजर आता है वही नहीं होता, इसके पीछे जाहिर सी बात है, बैक पे भी वो स्टोरी चल रही होती है। हाँ चलती है। तो सारे अवामिल को लेके ही चलना पड़ता है, ना ही सियासतदानों को खुला छोड़ा जा सकता है और ना ही रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर कैप्चर कर सकती है। ठीक है। अच्छा सोफिया साहिबा, एक आखिरी सवाल आपसे मैम, मुझे ये बताइएगा, फरवरी से लेके अब तक आपको क्या लगता है ऐसी क्या काया पलट हुई है कि जो सारे के सारे रिजल्ट तकरीबन क्लीन स्वीप कर गई है पीएमएलएन, उसके हक में चले गए हैं? वोटर का इतनी जल्दी माइंडसेट कैसे तब्दील हो गया आपके ख्याल में? नहीं, वोटर का माइंडसेट तब्दील नहीं हुआ, वोटर कंफ्यूज्ड है और वोटर को अपने ना वोट की रिस्पेक्ट का उससे अंदाजा है। दूसरा, जहाँ का वोटर इतना समझदार हो चुका है कि उसके वोट डालने से बैलेट बॉक्स के जरिए से कोई पैसे नहीं बदलते। और इत्तेफाक की बात ये है कि दोनों साइडों पे वो जिस तरफ भी जाना चाहे वो एक ही रास्ते से सारे लीडर आते हैं और उसी रास्ते से सारे चले जाते हैं। और अब आने वाले 5-10 सालों में वोटर जो है, जो अब में आ रहा है, ये बहुत ही समझदार है। यानी कि यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि वोटर को उसका भी पता चल गया कि उसके वोट की कितनी वैल्यू है और उसको ये भी अंदाजा हो गया कि
कौन सा रास्ता इस्तेमाल होना है? इसका मतलब ये जो पीएमएलएन को लीड मिली है, फिर आपके मुताबिक रास्ता ही इस्तेमाल हुआ है? कोई खास लीड नहीं मिली, पीएमएलएन के साथ भी बहुत बुरी हुई है। नहीं, अभी जिमनी इंतखाब में पीएमएलएन के साथ क्या बुरी हुई है? जिमनी इंतखाब में ऐसे ही होता है। देखिए, जिमनी इंतखाब में तो अभी जिमनी इंतखाब की तो बात कर रहे हैं। बरादरियां जो है ना सारी की सारी, वो उस तरफ चली जाती हैं जहाँ पे उनका एमएनए एमपीए सिलेक्ट हुआ होता है। अब उन इलाकों के वोटर देखते ठीक हो गया, ठीक ठीक ठीक। सूफी साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, नॉर्मली होता ऐसा ही है कि जिसकी हुकूमत होती है वोट उसी के हक में जाता है, क्योंकि ये कुछ सीटों पे बाई इलेक्शंस होते हैं, तो इससे अगर ये कहें कि बहुत ज़्यादा मिकदार में ये सीटें निकलती हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में ये सीटें निकलती हैं, तो ऐसा नहीं होता। जो हुकूमतें ऑलरेडी बनी होती हैं वो ही नॉर्मली, तो प्रैक्टिस ऐसी ही है, एक आदमी एग्जाम्पल्स को छोड़ के, कि वही रहती है, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा ये फिर पलड़ा जो होता है ना, जो इलेक्शन जो होती है सिटिंग गवर्नमेंट, उसी के हक में नॉर्मली जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ये जो आज बैरिस्टर गौहर ने बात की है कि कोई डील नहीं चल रही है, कोई इस तरह की बात नहीं चल रही है, कोई मुज़ाकरात उनके साथ नहीं चल रही थी, कि हो सकता है कि उनके साथ कोई बातचीत चल रही हो, कोई मुज़ाकरात टाइप की बातें सामने आ रही थी, उन्होंने इसको तरदीद कर दिया। मज़ीद क्या तफसीलात एक ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जावेद फ़ारूकी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूकी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूकी साहब, अभी हमने आज देखा है कि बैरिस्टर गौहर ने इस बात की तरदीद कर दी है कि कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई बात नहीं चल रही है बानी पीटीआई से। दूसरी जानिब अगर हम ओवरऑल देखें तो कुछ बातें कभी गर्दिश करने लग जाती हैं कि उनके साथ कोई बात चल रही है, कभी डिनाई कर दिया जाता है, तरदीद आ जाती है। एक्चुअल में आपको लग रहा है क्या कोई मुज़ाकरात वाकई चल रहे हैं? नहीं, देखिए, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे हैं पीटीआई के साथ। इस वक्त पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की किसी को कोई जरूरत नहीं है। इलेक्शन हो गए हैं, हुकूमतें बन गई हैं, और ये मुज़ाकरात अगर हैं तो वो पीटीआई की तरफ से उसकी कोई ख्वाहिश होगी और उनकी तरफ से कोशिश होगी कि उनके हवाले से, उनके जो केसेस हैं उनके हवाले से कोई हाथ जो है वो हौला किया जाए। इसके अलावा ये हुकूमत की कतई इस वक्त जरूरत नहीं है। हुकूमत, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं इनमें जो कामयाबी मिली है, उसके बाद हुकूमत और मजबूत हुई है, तगड़ी हुई है, उसकी बुनियादें मजबूत हुई हैं। और इस वक्त पीटीआई जो है वो एक शिकस्त खुर्दा पार्टी के तौर पर है हर लिहाज से। एक तो इंतखाबी मैदान में भी, दूसरा ताकत के मराकज के अंदर भी उसके ताल्लुकात जो हैं वो उन्होंने खुद बहुत इतने कशीदा किए और इतने खराब कर लिए हैं कि अब वहां पर कोई ऐसा उनका स्कोप नजर नहीं आता। तो अपने वोटर को और सपोर्टर को मुतमिन रखने के लिए अब ये इस किस्म की बातें चलती हैं, जिसमें ये होता है कि वो उन्हें एक तसल्ली देकर रखें कि बानी चेयरमैन जो हैं इमरान खान, वो कोई मुज़ाकरा चल रहे हैं और वो जल्द बाहर आ रहे हैं। ये हमेशा सियासी जमातें इन हालात से जो दो चार होती हैं, उनकी जरूरत होती है कि वो अपने वोटर और सपोर्टर को मुतमिन रखने के लिए और अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए वो इस किस्म की बातें करती रहती हैं, ताकि वो बताएं कि वो मामला में इन है। अदरवाइज मेरी क्लास के मुताबिक ऐसी कोई संजीदा बातचीत इनमें नहीं चलती। अच्छा फारूकी साहब, ये जो राना सनाउल्लाह की एक बड़ी बाज़गश्त चल रही है उनके स्टेटमेंट की कि जी पीटीआई की आदत मुज़ाकरात करे, तो बानी पीटीआई की रिहाई बड़ी बात नहीं है, बानी पीटीआई की रिहाई भी हो सकती है अगर मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाए। एग्जैक्टली मुज़ाकरात हुकूमत के साथ होंगे तो बानी पीटीआई की, या किसके साथ? आपको क्या लगता है इनका ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब? मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कुछ भी नहीं। राना सनाउल्लाह जो बातें कर रहे हैं वो जस्ट ऐसे समझे कि कुछ थोड़ा सा एक सियासी एक्टिविटी है और एक दिल बहलाने के लिए आपका, मेरा और अपना ये बातें कर रहे हैं। ये भी सामने रहे कि वो राना साहब जो है वो इलेक्शन लूज किए आए उन्होंने, और उसके बाद जितने भी नून लीग के जो रहनुमा है जिन्होंने इलेक्शन लूज किया है, उनकी गुफ्तगू जरा पहले से जरा डिफरेंट है। और ये कुछ इस तरह के मामला हैं। बाकी राना साहब के कहने पर तो नहीं उन्होंने पीटीआई ने मुज़ाकरात करने, और राना साहब की हैसियत में वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात करें तो बानी पीटीआई छूट सकते हैं। राना साहब इस वक्त किस कैपेसिटी में ये बात कर रहे हैं? वो नहीं कर सकते ऐसी बात, ना ही उनकी इस बात का कोई लंबा चौड़ा मतलब निकालने की जरूरत है। ठीक हो गया फारूकी साहब,
विफाक में पीएमएलएन की अभी 8 फरवरी के बाद हुकूमत बनी है, पंजाब में भी बनी है। अगर हम विफाक के हवाले से अगर बात कर लें तो कोई कुछ ऐसी कारकर्दगी पीएमएलएन ने ख़ास दिखाई नहीं है कि सारे के सारे रिजल्ट्स ज़िमनी इंतखाबात के उनके फेवर में चले जाएं। अब क्या लगता है, क्या पैटर्न ऐसा हुआ कि इतने ज़्यादा रिजल्ट्स उनके फेवर में चले गए पीएमएलएन के हक में? ये पीएमएलएन की कोई ऐसी उसके अंदर कारकर्दगी नहीं है, ये आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पीटीआई की तरफ से जो उनका जो हालात हैं वो इसके ये उसकी अक्कासी है। पीटीआई का वोटर जो है वो मायूस है, ठीक है। उसे पता है कि हमारे लीडर ने जो सियासत की है उसकी वजह से पीटीआई इक़्तिदार से बहुत दूर चली गई है और एस्टेब्लिशमेंट से भी बहुत दूर चली गई है। इसलिए इस इलेक्शन में वो जो उनका वोटर है वो बाहर नहीं निकला, वोट डालने के लिए नहीं निकला। वो वोटर जो 8 फरवरी को निकला था, जो कुछ चेंज करने के लिए निकला था, आज उसे उम्मीद ही नहीं थी कि आज के वोट से वो तब्दीली ला सकेगा। नंबर 2 ये कि इमरान खान का खुद अपना इसके अंदर बहुत ज्यादा हाथ है, कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने अपने वोटर को ये यकीन दिला दिया है कि उनकी लड़ाई जो है इस नहज पर जा चुकी है, जहां से कुछ हासिल नहीं होगा इस इलेक्शन में। तीसरी बात ये है कि ये जो सीटें थी 21 सीटें, ये सीटें कुछ ऐसी नहीं थी कि इनसे कोई इलेक्शन का रिजल्ट चेंज करके या जीत कर पीटीआई कोई किसी जगह पर मरकज में या सूबों में कोई तब्दीली ला सके। ये भी एक वजह थी कि उनका वोटर जो है वो नहीं निकला और नताइज आ रहे हैं फिर नूर लीग के हक में आने। अच्छा फारूकी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, ये बताइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल अभी हम वोटर की बात कर रहे हैं, तरीके इंसाफ के वोटर की, तो इसका मतलब ये कि जो एक पॉपुलैरिटी वेव है तरीके इंसाफ की या बानी पीटीआई के बयानिए की पॉपुलैरिटी वेव है, उसमें कमी वाकया हुई है? नहीं, पॉपुलैरिटी में कमी हुई है या नहीं हुई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका जो वोटर है वो जरूर डिसार्ट हुआ है। पॉपुलैरिटी अपनी जगह पर मौजूद है, ये इलेक्शन में उसने इंटरेस्ट नहीं लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद फारूकी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एनालिस्ट, आपने हमें जो नाज़रीन, जैसे कि आगाज़ में भी ये बात की थी कि ये जो बाई इलेक्शंस हैं इसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता कि किस जमात के हक़ में ज़्यादा जा रही हैं ये सीटें, क्योंकि बड़ी कम सीटों पे बड़ी कम तादाद होती है जिन पे ये इलेक्शंस होते हैं। इस पे पर अगर हम ये कहें कि अज्यूम करके बैठ जाएंगे किसकी हक़ में चले गए हैं सारे नताइज, किसके हक़ में नहीं गए, तो उसकी पॉपुलैरिटी वेव कम है या नहीं, ये तो इससे पता नहीं चलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।